हेलो फ्रेंड्स, चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है साउंड। साउंड क्या होता है, जो हम डेली लाइफ में भी हम देख सकते हैं। साउंड सब क्या होता है। साउंड वही होती है जैसे कोई भी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, या फिर अपन अपने घर पे किसी चीज़ की वॉइस क्रिएट हो रही है, म्यूज़िक सुन रहे हैं, टीवी चला रही है, तो वो सब क्या होता है एग्जैक्टली हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो ये है क्या। तो ये एक तरह के साउंड है, ठीक है। साउंड एक तरह की एनर्जी है, का टाइप ऑफ एनर्जी, और एनर्जी में हम पढ़ते भी है, साउंड एनर्जी पढ़ते हैं अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, ठीक है। साउंड एक एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। एक हेयरिंग का एक सेंसेशन होता है जो कि विदाउट कांटेक्ट, मतलब बिना दो जनों के कांटेक्ट में। फॉर एग्जांपल जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के कांटेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, फिर भी हेयरिंग इज़ पॉसिबल बिटवीन बोथ ए एंड बी। दोनों के बीच में हियरिंग पॉसिबल है, आवाज़ का सुनाई देगा, एक दूसरे का कांटेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना। चलो जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, हम बचपन में भी काफ़ी देखते थे उस एग्जांपल को, वो एग्जांपल आज हम साउंड में देखते हैं। जैसे कि कोई पानी का तालाब या फिर कोई बकेट, कोई रिवर, अगर हम उसमें स्टोन फेंकते हैं तो क्या होता है ना, क्या होता है। जैसे पानी में पत्थर फेंका तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी सारे रिपल्स बनना शुरू हो जाता है उस स्टोन को जहाँ फेंका, उस सेंटर के चारों तरफ काफ़ी सारे रिपल्स बनने लग जाते हैं। वो रिपल्स होते क्या है एक्चुअली, रिपल्स मतलब वो सर्कल्स बन जाना, वो जो वेव्स बन जाती है, मतलब डिस्टर्बेंस ऑफ वाटर हो गया ना एक तरीके से। भाई पानी पहले स्टेबल फॉर्म में था, हमने पत्थर पे फेंका तो वो डिस्टर्ब हो गया, वो फॉर्म जो था स्टेबल फॉर्म में नहीं रहा, और उसके बाद में वो वेव्स बनने लग गई है ना। मतलब सबसे पहले छोटा होता है, फिर सर्कल, एक और बड़ा सर्कल बन जाता है। मतलब जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मतलब उनका डायमीटर बढ़ता जाता है उन रिपल्स का, है ना। डायमीटर बढ़ता जाएगा उस सेंटर पॉइंट से, और दूर जाती जाएगी, दूर जाती जाएगी, ठीक है। इन रिपल्स को हमने क्या बोला, वेव्स बोला गया है इन रिपल्स को। और ये रिपल्स है, तो साउंड एक तरह का क्या है, वेव ही है ना, ओके। वेव को क्या कहा गया था, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस बोला गया है। पीरियोडिक डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हो गया, मतलब एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, मतलब पार्टिकल ट्रांसफर कर रहे हैं देयर वाइब्रेशन। जैसे कि हमने इस पॉन्ड में स्टोन फेंका तो उससे क्या होगा, वो जो वाइब्रेशन है वो एक रिपल से दूसरे रिपल पर ट्रांसफर किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो रहा है, एंड पार्टिकल ट्रांसफर देयर वाइब्रेशन टू अनदर पार्टिकल, मतलब वो एक वेव दूसरे वेव को ट्रांसफर किए जा रही है, मतलब वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है एक तरीके का। मतलब वही साउंड प्रोड्यूस, साउंड के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन नीड है ना। विदाउट वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद वेव्स कितने टाइप की होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल वेव क्या होती है। मैकेनिकल वेव वो होती है जिसमें कि हमें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम मतलब चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, एयर हो, कुछ भी हो, मतलब हमें मीडियम चाहिए। विदाउट मीडियम हम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो जो साउंड वेव है वो एक तरह की मैकेनिकल वेव है जिसके अंदर मीडियम नेसेसरी है। तो वैक्यूम के अंदर साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि वैक्यूम मीडियम नहीं है ना। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, वो मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है और वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, जैसे कि लाइट। एंड जो मैकेनिकल वेव होती है, देखना है स्पेस में है ना, साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं मिलता है। स्पेस में मीडियम नहीं मिल पाता है, इसलिए साउंड वेव कांट ट्रैवल इन स्पेस। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जांपल जैसे कि आप लाइट ले सकते हो, वो हर जगह ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। उसको कोई मीडियम, विदाउट मीडियम इट कैन ट्रेवल एवरीवेयर, ओके। अभी अब वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग वेव दो टाइप की होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जब पार्टिकल अपनी रेस्ट पोजीशन से आगे एंड पीछे ट्रेवल करते हैं, मतलब टू एंड फ्रो पोजीशन पे ट्रेवल करते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे कि ये कोई पार्टिकल है, ये राइट साइड में ट्रेवल कर रहा है, ये लेफ्ट साइड में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये आगे एंड पीछे ट्रेवल कर रहे हैं, ये अप डाउन ट्रेवल नहीं कर रहे ना।
तो इनको बोला गया है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं स्प्रिंग लो, स्प्रिंग को हम जैसे खींचेंगे उनको, तो उससे क्या होगा, वो आगे पीछे ही खींची जाएगी ना, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं पिक्चर में, है ना, आगे पीछे खींची जा रही है। फिर इसको छोड़ देंगे तो वापस से अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। तो वैसे ही एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, एक होता है कंप्रेशन एंड एक होता है रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन कौन सा, इस पिक्चर में देखो, कंप्रेशन वो है जहाँ पे ये स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स है, ये जो स्प्रिंग है जहाँ पे पास पास में क्लोजर है ना ये स्प्रिंग, उसको कंप्रेशन बोला है। और जहाँ पे ये स्प्रिंग फार है, मतलब फार अवे है एक दूसरे से, स्प्रिंग जहाँ पे दूर दूर फैली हुई है, उसको बोला है रेयरफैक्शन। मतलब क्या है, कंप्रेशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजर होते हैं, पास पास होते हैं। रेयरफैक्शन में क्या होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, जो अभी हमने पीछे बताया आपको। और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, एक कंप्रेशन होता है एंड एक रेयरफैक्शन होता है, ठीक है। कंप्रेशन क्लोजर होते हैं, रेयरफैक्शन उनमें डिस्टेंस होता है, ओके। एंड हाँ, कंप्रेशन के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी, कंप्रेशन के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज होगा एंड डेंसिटी इंक्रीज होगी, मतलब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम एंड डेंसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड रेयरफैक्शन में अपोजिट है, वॉल्यूम इंक्रीज होगी एंड डेंसिटी डिक्रीज होगी, ओके। अब आते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, किस कंडीशन में, लॉन्गिट्यूडनल में तो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे आगे एंड पीछे, ठीक है। एंड ट्रांसवर्स वेव में कैसे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, वो अप एंड डाउन कंडीशन में वाइब्रेट करते हैं। लॉन्गिट्यूड साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, वाइब्रेट करेंगे अप एंड डाउन कंडीशन में। जैसे ये पार्टिकल है रेस्ट पे, पहले अप देन डाउन, ठीक है। तो ये अप एंड डाउन कंडीशन में मूव करते हैं। एंड यहाँ पे हम जैसे कि इस वेव में देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला एरिया होता है वेव में, इसको तो बोला जाता है क्रेस्ट, एंड जो नीचे वाला आता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। तो इसमें एक वेव के अंदर एक क्रेस्ट होता है एंड एक ट्रफ होता है। एंड क्रेस्ट को बोला गया है एलिवेशन पॉइंट एंड ट्रफ को पॉइंट को बोला गया है डिप्रेशन पॉइंट। तो एलिवेशन पॉइंट को क्या बोला गया है, इस चीज़ को तो बोला गया है एलिवेशन पॉइंट। तो एलिवेशन पॉइंट का मतलब हो गया हाइट, ऊंचाई पे, ओके। एंड ट्रफ को बोला गया है डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब हो गया नीचाई, ओके, राइट। एंड साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है एंड मैकेनिकल वेव है, ओके। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसके अंदर ट्रांसवर्स वेव में, जैसे कि ये एक वेव बनाया मैंने, ओके। तो अब इसमें ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। तो इसमें हमें देखना है कितनी वेव्स आ रही है। देखो यहाँ तक क्या होगा, एक वेव, फिर दो वेव, मतलब 2.5 वेव, ठीक है ना। तो मतलब एक ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, एक क्रेस्ट एंड एक ट्रफ, ठीक है, ओके। फिर हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ऑसिलेशन, सबसे पहले एक कैरेक्टर क्या है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब है पार्टिकल पूरा पोजीशन में मूवमेंट करेगा, मीन पोजीशन से लेके, ये नहीं कि हाफ पोजीशन में मूव करेगा, नहीं। जैसे सपोज एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम को दोनों साइड मूव करना पड़ेगा ना, तभी वो पूरा कवर होगा, लेफ्ट राइट। जब पूरा एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा, जब वो दोनों साइड फुल कवर कर पाएगा। हाफ कवर करना है तो ऑसिलेशन नहीं काउंट होगा, ठीक है। फिर है वेलोसिटी ऑफ वेव। जिस स्पीड में साउंड वेव ट्रेवल करती है उसको बोला गया है वेलोसिटी ऑफ वेव। इसका क्या है, कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है, 1/10 सेकेंड से, ठीक है। ये है टाइम, इस टाइम से ट्रेवल करती है, ओके। उसके बाद में है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर एंड कितना नीचा, कितना अप एंड डाउन ट्रेवल कर सकती है वेव्स, उसको बोला गया है एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर फ्रिक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है, उसको बोले गया है फ्रिक्वेंसी,
जैसे कि तो इसमें हम बताओ, ये जो है ये एक वेव है एंड ये क्या है, दूसरी वेव है, 1 एंड 2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, कितना एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, उसको बोला गया है टाइम पीरियड। ठीक है, एंड वेवलेंथ क्या है, तो डिस्टेंस, जो मतलब दो क्रेस्ट ले लो या दो ट्रफ ले लो, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोला गया है वेवलेंथ। ठीक है, मतलब ये क्रेस्ट क्या वैसे हमें दिख रहे हैं आसपास दिख रहे हैं, पर आसपास नहीं होते, वैसे क्या होता है ये आगे पीछे होते हैं। ठीक है, आगे पीछे होते हैं, तो इनके बीच में हमें डिस्टेंस जो होता है उसको वेवलेंथ बोला गया है। ओके, तो टाइम, वेवलेंथ। ठीक है, अब इनके बीच में हम रिलेशन देखते हैं, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव के बीच में क्या रिलेशन है। तो टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/μ। 1/μ मतलब 1/फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी के लिए क्या हो गया, 1/टाइम। ओके, ठीक है ना। और हाँ, फ्रिक्वेंसी के लिए म्यू इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, मतलब वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, ये क्या रिलेशन है ये देख लो। ठीक है, अभी जैसे कि एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो एक पर्सन है लिसनिंग टू ए टोन, कितने जो टोन सुन रहा है उसका कितना हर्ट्स की टोन है, क्या उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रिक्वेंसी है 500 हर्ट्स। ठीक है, उसका फ्रिक्वेंसी है 500 हर्ट्स। ठीक है, एंड उसके बाद में डिस्टेंस कितना है, सोर्स जो साउंड जहाँ से आ रही है उसका सोर्स का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 450 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें टाइम। ठीक है, तो उस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो टाइम का फॉर्मूला हमने अभी पीछे देखा था, टाइम इक्वल्स टू 1/μ, मतलब 1/फ्रिक्वेंसी। तो क्या हुआ, 1/500 इक्वल्स टू क्या निकलता है, 1/500 इक्वल्स टू 0.002 सेकेंड। समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करना है। अब आता है, देर आर 3 कंडीशन नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ साउंड। 3 कंडीशन बहुत ज़रूरी है अगर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट है वाइब्रेटिंग बॉडी, सेकेंड है मीडियम टू ट्रेवल, एंड थर्ड है रिसीवर टू लिसन। पहला है अगर वाइब्रेशन होगा तभी तो साउंड प्रोड्यूस होगी, विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी। कुछ वाइब्रेशन विजिबल होता है और कुछ वाइब्रेशन विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड है मीडियम टू ट्रेवल। मीडियम टू ट्रेवल मतलब साउंड को मीडियम चाहिए, विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। इट में बी एयर, सॉलिड, वाटर, लिक्विड, जो भी है, मीडियम इज नेसेसरी, विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल। ओके, एंड थर्ड वन इज द रिसीवर टू लिसन। ऑफ कोर्स रिसीवर तो चाहिएगा ना, सुनने वाला कौन है, वरना ऐसे कहाँ है ना। तो रिसीवर मतलब कौन सुन रहा है, जो लिसन कर रहा है उस चीज़ को। ओके, अब उसके बाद में हम सबसे पहले आते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी पे। तो क्या होता है, साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब जो सोर्स में से साउंड के वाइब्रेशंस निकलेंगे तभी साउंड प्रोड्यूस हो पाएगी, इसलिए हमें वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए। ओके, एंड इट ऑसिलेट्स, इसकी ऑसिलेट्स क्या होती है, इसकी मीन पोजीशन होती है टू एंड फ्रो, मतलब और जैसे पेंडुलम पूरा मूवमेंट करता है वैसे ही। ओके, एंड हाँ, समटाइम्स वाइब्रेशन कभी कभी विजिबल होते हैं और कभी कभी इनविजिबल होते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे वाइब्रेशंस दिखाई दे। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, रिंगिंग बेल होती है उसमें हम वाइब्रेशंस देख सकते हैं, लेकिन हारमोनियम के अंदर हमें पता नहीं चलता, हारमोनियम स्लो स्लो बजाते हैं, और रिंगिंग बेल फास्ट फास्ट होती है तो उसमें वाइब्रेशन दिख सकते हैं फास्ट फास्ट में, पर हारमोनियम धीरे धीरे बजाते हैं तो उसमें नहीं दिखता है वाइब्रेशन। ठीक है, और एक है जैसे कोई रबड़ लो या फिर कोई स्ट्रिंग लो, रबड़ बैंड लो, उसको भी हम जोर से खींचेंगे ना और फिर छोड़ेंगे तो वो जैसे अपनी टू एंड फ्रो पोजिशन में आएगा, उस मोशन में हमें वाइब्रेशंस दिखते हैं ना। ओके, अभी हम लेते हैं, जब एक टर्निंग फॉर्क को रबर पैड के ऊपर हिट करेंगे तो हमें वॉइस तो आएगी बट वाइब्रेशंस नहीं दिखाई देंगे। बट वही टर्निंग फॉर्क अगर हम हैंगिंग बेल के पास ले जाके करेंगे तो क्या होगा, वो जो बेल होगी ना तो उसके ऑसिलेशंस दिखाई देंगे, मतलब उसकी मोशन दिखाई देगा, वो एक बार लेफ्ट जाएगी, एक बार राइट जाएगी, मतलब टू एंड फ्रो पोजिशंस में हमें दिखाई देगी। ओके ओके, एंड क्या होता है ये देखो, एनाटॉमी क्या है साउंड का ये हम देखते हैं।
जब जो व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड, जो भी कोई सोर्स है साउंड का, कोई भी सोर्स हो, चाहे मैं बोल रही हूँ या फिर कोई म्यूजिक है, कुछ भी है, चाहे बेल रिंग कर रही है, जब वो साउंड वाइब्रेट करती है तो उससे क्या होता है, तो जो साउंड के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स को कोलाइड करते हैं, मतलब हिट करते हैं एक दूसरे को। फिर एक दूसरे को हिट करते करते वो एयर में ट्रेवल करेंगे और उससे क्या होगा, एक चेन बन जाती है, एक एनर्जी की चेन बन जाती है, जिसमें एक एनर्जी भी होती है, साउंड एनर्जी। तो एक चेन बन जाती है और वो पार्टिकल्स ऐसे ट्रेवल करते जाते हैं। वो पार्टिकल कब तक ट्रेवल करते जाते हैं, वो तब तक ट्रेवल करते हैं जब तक कि साउंड फीबल नहीं बन जाती। फीबल मतलब एकदम वीक बन जाना। फीबल का मतलब क्या है, जहाँ पे नो एनर्जी, ठीक है, जब उन पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी नहीं बचेगी, एकदम ज़ीरो एनर्जी हो जाएगी, वीक बन जाएगी ना, तब तक वो मूव करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मीडियम टू ट्रेवल। अब ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम देखेंगे कि साउंड को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या है, एक जार लिया है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल लगाई गई है। ये देखो, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बेल, और एक बेल जार से कवर कर दिया गया है, और ऊपर हमने कॉर्क से कर दिया। कॉर्क के अंदर से हमने यहाँ पे एयर पास हो रही है इसके अंदर, ठीक है, और वहाँ पे स्विच है। तो जब तक इसके अंदर एयर प्रेजेंट है और हम स्विच करेंगे ना, तो बेल रिंग करेगी और हम उसको सुन भी सकते हैं, वो हमें सुनाई भी देगी, ठीक है। बट बाद में क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर से हमने सपोज सारी एयर निकाल दी इस बेल जार में से, है ना, और वैक्यूम पंप है, देखो नीचे, उसके बाद में क्या होगा, वैक्यूम मीडियम के अंदर है ये इलेक्ट्रिक बेल। तो अगर हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो ये बेल अंदर रिंग तो करेगी, बट हमें इसका साउंड नहीं सुनाई देगा, ठीक है, क्योंकि उसको कोई मीडियम नहीं मिलेगा ना साउंड को ट्रेवल करने के लिए। तो अंदर जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो वो रिंग करेगी, बट उसका कोई साउंड नहीं आएगा, साउंड क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के कैरेक्टर्स पे आते हैं। पहला है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस हमेशा किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो वॉइस बहुत लाउड होगी, अगर एम्पलीट्यूड कम है तो वॉइस बहुत सॉफ्ट होगी। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ की वेव्स देखो आप, तो देखो ये सॉफ्ट साउंड क्रिएट करेगा, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे मतलब वॉइस लाउड रहेगी, ठीक है। और हाँ, इनको कैसे मेज़र करते हैं, इसकी मेजरिंग यूनिट क्या है, डिसिबल है। डिसिबल को डोनेट कैसे करते हैं वो आपको मैं बता देती हूँ, कैसे डिनोट करना है इसको। स्मॉल डी, कैपिटल बी एंड कैपिटल ए, इससे डिनोट करते हैं डिसिबल को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है पिच। पिच में क्या होता है, अपन नहीं बोलते अरे इसकी पिच तो बहुत हाई है, इसकी लो पिच है, जैसे, है ना। तो पिच में क्या है, प्रॉपर्टी है ये जिसके अंदर श्रिलनेस क्या होता है, जिसमें हाई पिच होती है उसकी तो श्रिलनेस ऑफ हाई पिच हो गया, और जिसका बोलता है ना डीपनेस ऑफ साउंड, वो क्या होता है, लो पिच होता है। हम नहीं बोलते फीमेल्स होती है, फीमेल्स, है ना, फीमेल्स की क्या होती है, हमेशा हाई पिच होती है, हाई पिच होती है, और मेल्स में क्या होता है, हमेशा लो पिच होती है, लो पिच होती है ना। लो पिच मतलब उनकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है और फीमेल्स की आवाज़ थोड़ी तीखी होती है हमेशा, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, जैसे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी देखो, जब हाई पिच होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, हाई पिच की फ्रिक्वेंसी में वेव्स बहुत सारी, मैनी वेव्स विल बी फॉर्म, ठीक है। एंड लो पिच की फ्रिक्वेंसी में क्या होगा, बहुत कम वेव्स बनेंगे, ठीक है। फिर आती है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब है जब बहुत सारी वॉइस एक साथ क्रिएट की जाती है और उनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो वो क्वालिटी से ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मतलब वॉइस को पहचानना। भाई अगर आपके पापा मम्मी आपको दोनों आवाज़ लगा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा ये पापा की आवाज़ है मम्मी की आवाज़ है, तो वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। उस टाइम पे पिच एंड लाउडनेस दोनों एक साथ वर्क करते हैं, उसी से हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कोई कार का हॉर्न बजा या फिर ट्रक का हॉर्न बजा तो हमें पता चल जाता है ना कि ये कार का हॉर्न है और ये ट्रक का हॉर्न है, तो हमें ये सब कैसे पता चलता है, क्वालिटी के कारण पता चलता है। अब आते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में क्या होता है, इंटेंसिटी के अंदर जैसे ये एक क्या है 1 मीटर स्क्वायर एरिया है ये, ठीक है। अब इसके अंदर से 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास होगी वो क्या है, इंटेंसिटी है।
और ये किस पे डिपेंड करती है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बाद में आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लाइट एनर्जी में फॉलो करते हैं ना, ओबे करता है ना, वैसे साउंड एनर्जी भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करती है। तो उसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, और इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, नॉर्मल वेव, ये सब क्या होता है, सेम प्लेन पे लाई करता है। जैसे कि ये प्लेन है, तो यहाँ साउंड वेव आके हिट करेगी, ठीक है, फिर यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये नॉर्मल हो गई। तो ये एक ही प्लेन पे ले कर रही है ना, सब एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, और एंगल भी इक्वल है, इक्वल है, एंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अब प्रैक्टिकल देखते हैं इन एप्लीकेशन का, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है इसका देखते हैं। पहला है मेगाफोन या स्पीकिंग ट्यूब। तो जैसे कि हम मेगाफोन और स्पीकिंग ट्यूब क्या होती है, इनका कैसे हेल्पफुल होती है, ये वॉइस में ये देखते हैं। हम लोग कभी कभी नहीं देखते, हम कुछ बोलते हैं तो हमारा जो हैंड होता है ना, उसको फोल्ड कर लेते हैं, उसको कप पोजीशन में बना के फिर हम कुछ बोलते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो साउंड एनर्जी है वो सारे डायरेक्शन में स्प्रेड ना हो, इसलिए हम ऐसा करते हैं। इसीलिए तो जो माइक होते हैं या फिर मेगाफोन, ये जो भी है स्पीकिंग ट्यूब, इनकी डायरेक्शन ऐसी पाइप टाइप की क्यों बनी होती है? इनको ऐसा क्यों बनाया होता है कि इनको काफ़ी लंबी सी पाइप होती है, ताकि वो साउंड एनर्जी पहले सीधा सीधा स्ट्रेट क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, उसके बाद वो बाहर निकल के स्प्रेड होगी, है ना। इसलिए इसको ऐसा लंबा ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर में बनाया गया होता है, ताकि वो सारे डायरेक्शन में स्प्रेड ना हो। देखा नहीं, कभी सेमिनार हॉल्स होते हैं, वहाँ पे भी हमारे पास माइक टाइप के फॉर्म में होता है। तो माइक वगैरह में क्या होता है, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है ना। जब हम लोगों को एड्रेस करते हैं, या फिर ये माइक कहाँ पे यूज़ होते हैं, जहाँ पे लोगों को हमें बोलते नहीं है, कुछ भी लाउड स्पीकर लेके गाँव में कहीं भी सिटीज़ में कुछ अनाउंस करना होता है, तो वहाँ ये सब यूज़ किए जाते हैं ना, ये ट्यूब टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आता है ईयर ट्रम्पेट और हियरिंग एड। हियरिंग एड वो होते हैं जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है, फिर उन लोगों को हेल्प करता है ना, जिनको सुनने में मुश्किल होती है, तो उनको ये कैसे हेल्प करता है सुनने में, वो होता है हियरिंग एड। तो हियरिंग एड में क्या होता है, एक साइड तो ट्यूब क्या होता है, पतला सा होता है, और एक साइड में जाके थोड़ा सा ब्रॉड ट्यूब होता है, ठीक है। तो जो नैरो एंड होता है ना, वो तो हमारे कान का जो होल होता है उसमें कनेक्ट होता है, वहाँ पे रखा जाता है, और वो दूसरा जो चौड़ा वाला, जो ब्रॉड वाला एरिया होता है, वो बाहर की साइड होता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये देखो, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इससे क्या होगा कि ये जो साउंड एनर्जी है, जो साउंड वेव्स है, ये अच्छे से कलेक्ट कर लेगा, ठीक है, फिर ताकि हियरिंग करने में, ओके। फिर है साउंडिंग बोर्ड। क्या होता है साउंडिंग बोर्ड? क्या होता है, बहुत बड़े हॉल्स, ऑडिटोरियम्स होते हैं ना, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कि होता क्या साउंडिंग बोर्ड पे, एक कर्व्ड वॉल या फिर कोई प्लेन या फिर कर्व्ड कुछ भी मानो आप लोग, उस पर क्या होता है कि जैसे साउंड एनर्जी होती है, जैसे साउंड वेव्स क्या होगी, जैसे ये वॉल या कर्व्ड है, उस पर क्या होगा, पहले उस पर जाके हिट करेगी, ठीक है, जैसे इंसिडेंट रे होती है तो उस पर हिट करेगी, फिर वापस रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये सेम जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यहीं लगता है, ठीक है। तो साउंडिंग बोर्ड में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बिग हॉल्स वगैरह उनमें साउंड अच्छे से स्प्रेड हो जाती है, एंड बोलते हैं ना, इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। एंड स्टेथोस्कोप में क्या होता है, जो हमारे अंदर साउंड होती है हार्ट की, लंग्स की, वो साउंड डॉक्टर सुनता है ना, तो उससे क्या होता है, वो हमारे अंदर साउंड इतनी स्लो होती है कि जो स्टेथोस्कोप होता है उसको हेल्प करता है, उनको उनका फ्रिक्वेंसी बढ़ा के, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ा के वो अपने कानों तक सुन पाए, ठीक है। पेशेंट की जो अंदर की वाइब्रेशंस होती है वो उनको सुन पाता है, ओके। अब हम आते हैं इको पे। इको क्या होता है? इको एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे हम वही वॉइस का बार बार रिपीटेशन होता है, बार बार वही सुनाई देती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, किसी खाली कमरे में, कहीं पहाड़ पे, कहीं भी जाके बिल्डिंग्स में जहाँ खाली होता है, आसपास कोई नहीं होता, वहाँ पे हम लोग जाके सुनते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे चिल्लाओगे तो उससे क्या होगा, सपोज एक खाली कमरे में अपन खड़े होकर चिल्लाते हैं, तो उससे क्या होगा, ये रूम है, ये रूम की वॉल्स है, तो यहाँ से हमने चिल्लाया, तो उसके बाद में क्या होगा, जो साउंड वेव्स होगी वो ट्रेवल करेगी
वो वॉल को टकराएगी, फिर वो वापस आ जाएगी, है ना। तो इससे क्या होता है, वो रिपीटिशन ऑफ साउंड होता है, ठीक है। मतलब जो ओरिजिनल साउंड क्रिएट की जाती है वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो इको होती है ना, जो रिफ्लेक्ट होके आती है, वो हमें सुनाई देती है फिर, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन फाउंड द सेंसेशन ऑफ एनी साउंड परसिस्ट फॉर, अगर और इसका कितना जो सेकंड है, कितने ये, मतलब हमारे कान में कोई भी आवाज़ होती है वो कितनी देर रुकती है, 1/10 सेकेंड हमारे कान में वो आवाज़ रुकती है, ठीक है। उसके बाद में है रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, टाइम ऑफ हियरिंग, इको एंड डिस्टेंस फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ओरिजिनल साउंड ने ट्रेवल किया, तो इसको हम मान लेते हैं, जो ओरिजिनल साउंड ने ट्रेवल किया इसको हम मान लेते हैं x, ओके। एंड इसके बाद में वो साउंड वापस रिफ्लेक्ट हुई, तो वो भी क्या है, x, है ना। दोनों x मान लिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, 2x हो गया, है ना, ओके। एंड टाइम कितना हुआ, 1/10 सेकेंड, अभी पीछे हमने देखा था 1/10 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड, ओके। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होती है, अभी हमें वेलोसिटी निकालनी है। चलो, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, 2x अपॉन डिस्टेंस कितना था, 2x अपॉन टाइम। तो x कैसे निकलेगा, x इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो अभी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, एयर के अंदर ट्रेवल करने की स्पीड कितनी होती है, 340 होती है, ठीक है। 340 मीटर पर सेकेंड है, ये फिक्स है, ओके। तो अभी देखो 340 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हुआ, 17 मीटर। तो स्पीड कितनी निकली, 17 मीटर, ठीक है। आ गया ना सॉल्व करना। अब आते हैं टू हियर एंड इको। अब इको को सुनने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है वो देखो। इसके लिए टाइम ट्रेवल मस्ट बी मिनिमम कितना होना चाहिए, टाइम ट्रेवल मिनिमम 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड मिनिमम तो होना ही चाहिए, इससे कम हुआ तो वो इको नहीं होगा, ठीक है। एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड ऑब्स्टेकल मस्ट बी 17 मीटर, ये जो अभी अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया, मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 17 मीटर होना चाहिए मिनिमम, ओके। इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट, इंटेंसिटी भी सफिशिएंट होनी चाहिए जितनी नीडेड है। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन देखते हैं। एन इको इज रिटर्न इन 3 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड हमें दिया हुआ 342 मीटर पर सेकेंड, एंड एन इको कितने में रिटर्न हो गया, 3 सेकेंड में रिटर्न हो गया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें देखते हैं अभी हमें, इसमें क्या है, टाइम कितना है 3 सेकेंड, एंड डिस्टेंस हमें निकालना है। वेलोसिटी इसमें दी हुई है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 342 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ठीक है। तो अभी डिस्टेंस ऑफ इको कितना था, अभी पीछे हमने इसमें एग्जाम्पल जब इक्वेशन फॉर्म की थी तब देखा था 2x, क्योंकि x तो जाने की हो गई, वापस रिफ्लेक्ट हुआ तो x हो गया, तो 2x हो गया ना, 2x है। चलो, तो अभी फॉर्मूला क्या बना, v इक्वल्स टू 2x अपॉन टी, सो x इक्वल्स टू v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हुआ 342 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 513 मीटर, ये कितना निकला, डिस्टेंस निकला, ओके। समझ में आया ना कैसे सॉल्व हुआ। फिर है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है, ये इको से अलग है, प्लीज़ इसको और इको को लेके कंफ्यूज में मत होना, ठीक है। रिवर्बरेशन इज प्रोलॉन्गेशन ऑफ अ साउंड, मतलब जब साउंड बोलते ना, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, मतलब जो सोर्स है, सपोज हम चिल्ला रहे हैं, हमने चिल्लाना बंद कर दिया, उसके बाद में भी क्या होता है, वो साउंड प्रोड्यूस होती रहती है, मतलब जैसे आप चिल्ला रहे हो, आपने बंद कर दिया, मतलब आप सोर्स हो, आप बंद हो गए, उसके बाद में क्या होता है, ड्यू टू रिवर्बरेशन साउंड बिकम डिफिकल्ट टू हियर, मतलब कई बार नहीं बोलते, बहुत सारी आवाज़ हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता एक्चुअली क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं,
है ना, कौन सी वॉइस किसकी कौन सी क्या है, मतलब इको नहीं है पर काइंड ऑफ इको टाइप है, बट डिफरेंट फ्रॉम इको, ठीक है। एंड वी कैन, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, जैसे ये हॉल्स वगैरह होता है ना, वहाँ पे इनको बहुत फेस करना पड़ता है, बट वहाँ पे इनको कम किया जाता है हेल्प ऑफ व्हाट, या तो ऐसे मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे जो कि साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल हो, या फिर हम बोल सकते हैं एकॉस्टिक्स मटेरियल जिनमें होता है। एकॉस्टिक कौन से होते हैं, वो मटेरियल्स या फिर वो फैब्रिक जो कि एकॉस्टिक इन नेचर हो, मतलब एकॉस्टिक मतलब साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, ठीक है। जैसे कारपेट यूज़ कर लिया फ्लोर पे जो कि साउंड एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं, या फिर साइड में बोलते हैं ना वॉल्स, देखना नॉर्मल वॉल्स नहीं होती, थोड़ी फॉर्मी वॉल्स होती है, तो उसमें क्या होता है एकॉस्टिक फॉर्म्स यूज़ किया जाता है, हैवी कर्टन यूज़ किया जाता है, विंडोज़ में भी अलग टाइप का मटीरियल होता है, और कुछ पैनल्स भी ऐसे लगाए जाते हैं जो कि साउंड एब्जॉर्बिंग क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। ओके, साउंड कितना, साउंड क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस इन एनवायरनमेंट हैव मैनी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, एक होती है ऑडिबल, एक होती है इनऑडिबल, मतलब जो हम सुन सकते हैं और एक हम नहीं सुन सकते। ओके, तो ह्यूमन्स जो ऑडिबल होती है वो साउंड का क्या रेंज होता है, ह्यूमन ऑडिबिलिटी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज जो होती है वो ह्यूमन सुन सकते हैं इसके बीच का, ठीक है। एक होता है इनऑडिबल जो कि हम नहीं सुन सकते। ओके, फिर आता है फ्रिक्वेंसी रेंज, जो फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, और फ्रिक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स। अल्ट्रासोनिक तो जैसे बोलते नहीं है, सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, हमारे बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिन पर्पज़ में यूज़ की जाती है। एंड इंफ्रासोनिक कहाँ यूज़ की जाती है, कई एनिमल्स होते हैं जैसे कि वेल्स, एलिफेंट, जिराफ्स, ये सब क्या करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर अर्थक्वेक आता है, वाटरफॉल, ओशियन वेव, ये क्या करते हैं, ये जनरेट करती है इंफ्रासोनिक साउंड जनरेट करते हैं ये सब भी, ठीक है। अब आते हैं सोनार। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार हम सबको पता होगा या तो क्या होता है सोनार, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम पता कर सकते हैं, मतलब नेविगेट कर सकते हैं। इट इज़ द टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग डेप्थ ऑफ वाटर, मतलब डेप्थ ऑफ वाटर या फिर लोकेट कर सकते हैं। कोई शिप से अगर उनके नीचे सोनार लगाया हुआ होगा तो हम उनको शिप्स को लोकेट कर सकते हैं, जो कि सबमराइन होते हैं उनको लोकेट कर सकते हैं, जो डेप्थ ऑफ वाटर है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एट द बॉटम ऑफ अ शिप ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स आर फिटेड, ठीक है। जो इनके शिप्स के नीचे क्या होता है, ट्रांसमीटर रिसीवर्स फिटेड होते हैं। ओके, ट्रांसमीटर्स एमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स विच ऑन स्ट्राइकिंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर रिटर्न आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर। ट्रांसमीटर से क्या होता है कि जो वेव्स निकलती है ना वो जाके सरफेस में या फिर कहीं पे भी कोई भी चीज़, कोई बॉडी या कुछ भी होती है उसको हिट करती है, फिर वापस से बैक जाती है ना। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं ये शिप है, तो ये पहले क्या डिस्टेंस जो साउंड वेव ट्रेवल करेगी, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी x, फिर वापस से जाएगी तो ये x हो जाएगा, तो मतलब 2x डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, ये लोकेट करने के काम आता है कोई शिप्स वगैरह को, या फिर वाटर कितना डेप्थ है, कितना गहरा है पानी, उसको पता करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए काम आता है ये। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अ सबमरीन emits a sonar pulse which returns from underwater cliff in 1.02 second. If the speed of sound in salt water is 1.531 मीटर पर सेकेंड, हाउ फॉर अवे इज द क्लिफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना था 2x, जो अभी भी अपन ने पीछे देखा, डिस्टेंस ट्रेवल 2x हो गया। टाइम कितना लगा है यहाँ पे 1.02 सेकेंड लगा है, ठीक है। स्पीड या फिर वेलोसिटी कितना है 1.531 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्लिफ से कितना दूर है सबमरीन का, वो जो डिस्टेंस है x हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। चलो निकालते हैं। x इक्वल्स टू v इंटू टी बाई 2, तो इसने v स्पीड हमें कितना दे रखा है 1.531 दे रखी है, इंटू टाइम हमें दे रखा है 1.02,
और डिवाइडेड बाय 2, तो इसका हमें क्या आंसर निकलता है 780.81 मीटर। तो जो डिस्टेंस है वो कितना है 780.81 मीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, अब हम आते हैं ह्यूमन ईयर पे। ठीक है, ह्यूमन ईयर को कितने उसमें डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आउटर, मिडल एंड इनर ईयर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम देखो ये वाला जो है, ये एरिया कौन सा है, ये तो आउटर एरिया है, और ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये इनर है, और बाद में ये जो है वो मिडल है। ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आगे हम देखते हैं, ईयर वो ऑर्गन है जो हमें हियरिंग में हेल्प करता है, सुनने में हेल्प करता है। ठीक है ना। अब आउटर में क्या क्या होता है, इनर के अंदर कॉइल ट्यूब्स होती है जो कि फ्लूइड से भरी हुई होती है, और उसके अंदर सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे बता दिया आउटर में क्या क्या होता है, ईयर पिना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम होता है। मिडल में 3 इंटरलॉक्ड मतलब आपस में जुड़ी हुई बोन्स होती है, मैलेशियस ईकस एंड स्टप्स। ठीक है, और इनर में सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, और एक कॉइल्ड ऑर्गन होता है जिसको मतलब फ्लूइड से भरा हुआ होता है वो। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो सबसे पहले कहता है जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है, वो जो साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, जो भी वाइब्रेशंस होते हैं वो ट्रेवल करती है, और उसको कौन कलेक्ट करता है, ईयर पिना कलेक्ट करता है उसको सबसे पहले। फिर उसके बाद में क्या होता है, वो ईयर कैनाल या फिर जो ऑडिटरी कैनाल होती है उसके अंदर जाती है। उसके बाद में जो ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम पे जाके वो पॉइंट करती है, तो ईयर ड्रम पे वाइब्रेशंस आएंगे, वाइब्रेट करेगा, ईयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। एंड जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, तो जो मिडल ईयर के अंदर 3 इंटरलॉक बोन थी उसमें क्या होता है, वहाँ वाइब्रेशन पहुँचता है, एंड वो क्या करती है, जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशंस का उनको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, फिर क्या होता है, इनर ईयर के अंदर जो कॉइल्ड ऑर्गन थे, अंदर जो कॉइल्ड ऑर्गन जो हमने देखे थे पीछे, उसके अंदर वाइब्रेशंस रिसीव किए जाते हैं। जब उनके अंदर रिसीव हो जाएगा तो जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड वाइब्रेट होने लग जाएगा, और जो फ्लूइड के अंदर सेंसरी सेल्स होते हैं वो सेंसरी सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। वो एक्टिव हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, दे ट्रांसफॉर्म द वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बता देंगे, और उससे क्या होगा, उन सिग्नल्स को ऑडिटरी नर्व होती है वो हमारे ब्रेन के पास भेजेगी, और वहाँ पे ब्रेन समझेगा कि हाँ भाई क्या बात है, क्या बोलना है। ठीक है, फिर उसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो ये था ईयर का फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा सब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।